टीटी बहू, जाओ जाके नहा के आओ। इतने गंदा कर लिया तुमने अपने आप को। टीटी बहू, धीरे चला करो। और बाद में क्या हुआ कि वो आकाशवाणी, उनके जो एनुअल अवार्ड्स होते हैं एनसीईआरटी के, उसमें उसको अवार्ड मिला था कि रेडियो कभी नहीं मर सकता। जो कहते हैं कि रेडियो खत्म हो गया, अनजान है वो, अनभिज्ञ है। और मेरे मन से ऐसा बोझ उतरा कि मैं सिफारिशी नहीं हूँ। हाँ। इस प्रकार मैं आकाशवाणी पहुंच गया। एक कपल खड़ा हुआ था, जब वो मैं बोल रहा था वो खत्म हुआ तो वो अपनी वाइफ के साथ आए, मंच पे चढ़ के ऊपर आए, गॉगल्स लगा रखे थे उन्होंने। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इस सीरियल आपने देखा, कैसा लगा आपको? उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। उसने चश्मा उतारा, बोला मैं देख नहीं सकता, मैं तो आपको सुनता हूं। और खड़े होकर उसने मेरे नाटकों के नाम गिनाने शुरू कर दिए। मुझे इतना अच्छा लगा और समझ में आया कि रेडियो में क्यों करता हूं। नमस्कार, पॉडकास्ट विद आरजे नीति में स्वागत है आप सभी का। हमारे पॉडकास्ट की सीरीज में हम आपसे कुछ ऐसी शख्सियतों को रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने इस मीडिया इंडस्ट्री को आज के इस स्वरूप में बनने में बहुत मदद की है, पर्दे के पीछे से, और अब उन्हें सामने से हम आपको मिलवा रहे हैं। और ऐसी ही एक शख्सियत है, तो उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, वॉइस ओवर किया, एक्टिंग की, शॉर्ट फिल्म्स बनाई, राइटिंग की, निर्माता, निर्देशक, सब कुछ रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट नीरज शर्मा जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। एक बात पूछनी है जी। आपने कहा 50 साल का एक्सपीरियंस, वो तो ठीक है, मैं बूढ़ा तो नहीं लगता मैं? चाइल्ड आर्टिस्ट से ही शुरू किया होगा। जी जी, तो आप उन लोगों में से हैं जिन्हें हम लोग बचपन से देखते आए हैं और सीखते आए हैं आपसे। तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी प्रेरणा कौन रहे, आप किस तरह से इस इंडस्ट्री में आए। मैं जब बहुत छोटा था तो मेरे कजिन हैं, बाद में वो नेवी में चले गए, कमांडर जोशी। तो वो जब कभी हमारे घर आया करते थे, पुरानी दिल्ली में रहते थे हम, तो वो सुबह सुबह 7:30 और 8 बजे के बीच में रेडियो सिलोन लगा दिया करते थे। तो रेडियो सिलोन पे गाने आते थे और अमीन साहब बोलते थे, मनोहर महाजन बोलते थे, और भी बहुत सारे लोग बोलते थे, सरिता सेठी बोलती थी। तो उनको सुन सुन के पड़े हम सो रहे हैं, आंखें बंद हैं, लेकिन सुनाई सब दे रहा है। तो तब से लगा है ये रेडियो चीज़ क्या है। तो मुझे लगता था कभी कभी कि ये जो रेडियो है, बहुत छोटा था मैं, और लगता था कि इस रेडियो के अंदर ये लोग बैठे हुए हैं, वहीं से बैठे बैठे बोलते हैं और वहीं से अपने साज वाज बजाते रहते हैं। तो मेरे मन में बड़ा कौतूहल था। तो एक दिन मैंने वो रेडियो का जो पिछला एक वो था उसे खोल दिया। तो आप भी झांक के देखने की कोशिश करते थे अंदर कौन बैठा है? झांका तो ट्यूब सी रखी हुई थी, मैं समझ में नहीं आया क्या हुआ। बाद में पता चला, तो लगा ये आवाज़ कहाँ से आती है, इस आवाज़ को मैं क्यों नहीं घुस सकता इस रेडियो के अंदर। हाँ। तो यहाँ से वो जिज्ञासा और वो कौतूहल ने जन्म लिया और मैं धीरे धीरे आकाशवाणी पहुँच गया। जी, तो अभी आपने अमीन सयानी साहब की बात की। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आवाज़ में भी वो सेम खनक सुनाई देती है। जब मैं आपके वॉइस ओवर सुनती हूँ तो वो एक जो प्लेजेंट सी वॉइस है उस तरह का आता है। रेडियो ड्रामा आपने बहुत किया, तो रेडियो ड्रामा का कैसा रहा आपका सफ़र? बात यह है कि मैं अपने आप को रेडियो यानी आकाशवाणी का प्रोडक्ट मानता हूँ। दूसरे शब्दों में कहा जाए, आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन आकाशवाणी। तो आकाशवाणी नाटक में जब मैं ऑडिशन देने के लिए पहुंचा तो पहले तो युवाणी गया, वहाँ का ऑडिशन क्लियर हो गया। और जब मैं दिल्ली स्टेशन का ऑडिशन देने के लिए गया तो वहाँ गया तो किसी ने कहा कि भाई अप्रोच लगाया बगैर पास नहीं होते हैं। अच्छा। पता करो कौन है। तो पता लगा कि श्रीमान सत्येंद्र शरद ने ऑडिशन लिया था। अब मैं ढूंढने लगा कि कोई अप्रोच मुझे मिल जाए। तो पुरानी दिल्ली में हमारे एक फादर के मित्र थे, उन्होंने कहा मैं शरद को फ़ोन कर देता हूँ। उन्होंने फ़ोन किया तो शरद जी बोले कि रिज़ल्ट तो बन गया, मैं देखता हूँ। कुछ दिन बाद चिट्ठी आ गई मेरे पास, तो मैंने कहा मेरी अप्रोच काम कर गई। अच्छा। और शरद जी ने मुझे पहले नाटक के लिए बुलाया, मैंने वो किया। फिर उन्होंने एक झलकी में मुझे थोड़ा सा बड़ा रोल दिया और उसके बाद मेरे से बोले कि मैं तुमको एक रोल दे रहा हूँ
डॉक्टर गोपाल दास का लिखा हुआ नाटक था वो, पूतों फलो, और उस 45 मिनट के नाटक में 30 मिनट मुझे ही बोलना था, मोनोलॉग था वो। तो वो जब नाटक किया तो 7:30 बजे उसकी रिकॉर्डिंग खत्म हुई और 9:28 पे वो प्ले तैयार हुआ और वो लेके भागे गोपाल सक्सेना जो उनके प्रोडक्शन असिस्टेंट थे स्टूडियो में। उन्होंने फटाफट चढ़ाया और घर बैठे, हम बैठे हुए थे घर पे कि हमारा नाटक आएगा, हम सुनेंगे उसको। वो नाटक जब ब्रॉडकास्ट हुआ तो लोगों ने पूछा ये कौन है, तो बताया गया कि ये नया लड़का है और इसका नाम ये है। तो उस दिन के बाद मैं आकाशवाणी का हीरो बन गया। अच्छा। और एक दिन मुझे शरद जी ने कहा, शरद जी मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे माइक्रोफोन के आगे खड़ा होना सिखाया, बोलना सिखाया। आई मिस हिम, वो आज इस दुनिया में नहीं है। तो शरद जी ने मुझसे एक दिन कहा कि नीरज तुम्हें मालूम है तुम्हारे लिए फ़ोन आया था। मैंने कहा हाँ जी। कहने लगे लेकिन जब मैं रिजल्ट देखने के लिए गया तो तुम ऑलरेडी पास थे। अच्छा। और मेरे मन से ऐसा बोझ उतरा कि मैं सिफारिशी नहीं हूँ। हाँ। इस प्रकार मैं आकाशवाणी पहुंच गया। जी, बहुत सारे आपके नाटक हवा महल में भी हमने सुने हैं और एनसीईआरटी के बहुत सारे नाटकों में भी आपकी आवाज़ हमने सुनी है। तो एनसीईआरटी से जुड़ा कोई वाकया, कैसे जुड़े आप? हाँ, एनसीईआरटी में मोस्टली एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं और जो पाठ्य पुस्तक होती हैं उनके चैप्टर्स को ड्रामेटाइज किया जाता है या उनका नरेशन किया जाता है, लेकिन उसका बोलने का, प्रेजेंटेशन का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे हम नाटक करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, वो अलग है। वो शब्द से भटकने नहीं देते, प्रोनाउंसिएशन भी वैसे होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी के चैप्टर्स स्कूल के बच्चों के लिए होते हैं तो प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं होना चाहिए और आप कैसे बोल रहे हैं वो पता होना चाहिए उनको। तो मुझे काफ़ी समय के बाद एक प्रोड्यूसर ने बुलाया जो शरद जोशी की कहानी थी। अच्छा। अतिथि तुम कब जाओगे। हाँ। इसको रिकॉर्ड करने के लिए मुझे बुलाया गया और मैं कहा ये कहानी रिकॉर्ड करनी है। मैंने उस कहानी को पढ़ा। अब पढ़ने के बाद मेरा पहला रिएक्शन ये था, मैंने क्यों कर रहे हैं इसे आप, क्या है इसके अंदर। और सब चुप। मैंने कहा कि कहले नहीं सर वो उसका कोर्स में है इसलिए हमें करना पड़ेगा। तो मैंने कहा मुझे पैसे देंगे, ये जो मेरी फीस है मुझे मिलेगी, मैं पढ़ लेता हूँ उसको। मैंने कहा ठीक है। अब उन्होंने कहा रिकॉर्डिंग का मुझे फ्लिक हुआ और मैंने उसको कहानी को पढ़ना शुरू किया। नीति पढ़ते पढ़ते जब मैं उसके बीच में पहुंचा, मध्य भाग में पहुंचा, तो बिलीव मी मुझे ऐसा लगा उस कहानी में से रस टपक रहा है और मुझे ऐसे समेट लेना चाहिए उस कहानी को। मैंने रिकॉर्डिंग रोक दी। अच्छा। मैंने कहा रुकिए, इसको दोबारा करिए। वो बोली जी आधी हो चुकी है, दोबारा। मैंने कहा ना, फील अलग हो गया। इस कहानी को दोबारा रिकॉर्ड कीजिए। दे वर काइंड एनफ टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग और उन्होंने उस कहानी को दोबारा रिकॉर्ड करना शुरू किया। और मैंने उस कहानी को जब दोबारा पढ़ना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि वास्तव में ये है क्या। इतना बड़ा सटायर, फिल्म भी बनी उसकी बाद में जी। और बाद में क्या हुआ कि वो आकाशवाणी उनके जो एनुअल अवार्ड्स होते हैं एनसीईआरटी के, उसमें उसको अवार्ड मिला था। ओह वाओ। तो इस तरह से बहुत ही दिलचस्प प्रोग्राम होते हैं एनसीईआरटी के जो मैंने किए हैं। थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्राम्स मैंने किए। बल्कि मैं जब शुरू में गया तो एक बच्चों का गीत था उसके अंदर जो मुझे आज भी याद है और वो था कभी न रुकता एक जगह पर, कभी न रुकता एक जगह पर, कभी न दिखता एक समय पर, घूम घूम जग देखे सारा, बड़ा घुमक्कड़ चांद हमारा। तो एनसीईआरटी में इन छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से वो बच्चों को वो सब चीज़ सिखाई जाती है और आज जो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन है मैं उनको ऐसे ही सिखाता हूँ। वाह। अच्छा, डबिंग से कैसे आपका जुड़ा हुआ, क्योंकि आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं कि जब डबिंग इंडस्ट्री दिल्ली में पनप रही थी, शुरुआती दौर पे थी, तब से आपने शुरू किया, तो वो कैसा रहा आपका? मैंने 1985 में पहला टेलीविजन सीरियल बनाया था एक। अच्छा। प्रथम प्रतिश्रुति जी जी। बांग्ला उपन्यास पर बेस्ड था और उसमें एक रोल मुझे मजबूरन करना पड़ा और एक्टिंग करनी पड़ी मुझे। अच्छा। तो क्या हुआ कि
पीरियड था, गाड़ी पास हो जाए तो साउंड में प्रॉब्लम, हवाई जहाज ऊपर से निकल जाए तो साउंड में प्रॉब्लम। तो जब मैंने उसको सुना तो मेरे जो साउंड रिकॉर्डिस्ट थे उन्होंने कहा नीरज जी इसको डब करना पड़ेगा। अच्छा। और मेरा दम निकल गया, क्योंकि डबिंग के नाम से मैं बहुत घबराता था। अच्छा, आप घबराते थे? बहुत। मैंने कहा मैं कैसे करूँगा। तो जो साउंड रिकॉर्डिस्ट थे उन्होंने कहा आप कर दीजिए, हम मैच कर देंगे उसको। तो मैंने देख के उस सीन को किया और उन्होंने उसको मैच कर दिया। तो मैंने कहा जान छूटी। और उसके बाद क्या हुआ कि 1996 में मुझे याद है कि चाइनीज सीरियल्स यहाँ पर आए थे। हाँ। और वो डब हुआ करते थे हिंदी में। हाँ। 20-20 एपिसोड की एक सीरीज थी हाँ। और 20 सीरीज थी। हाँ। तो मुझे बुला के कहा गया कि इसमें आपने काम करना है और मेन रोल। अच्छा। अब मेन रोल जब दिया गया तो मैंने करना शुरू किया धीरे धीरे। इसी से रिलेटेड एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया है कि एक कैरेक्टर था, तो जो बना रहे थे उन्होंने मुझसे कहा कि ये ना बिल्कुल कैरेक्टर देवानंद लगता है, इसको देवानंद बना दो। तो मैंने देखा उसकी बॉडी लैंग्वेज भी कुछ ऐसी थी, लहराते हुए जैसे देव साहब करते थे। तो मैंने उस कैरेक्टर को देवानंद बना दिया। ओह। हाँ, ये तुम्हारे पीछे चलेगा, तुमको छोड़ेगा नहीं, इस तरह से डायलॉग मैंने बोले उसके। हाँ। 2 एपिसोड के बाद हाँ। एक कैरेक्टर आया, नाटा छोटा मोटा। हाँ। तो वो आया कहना यार ये छोटा सा एक रोल है, इसको भी कर देना। तो मैंने थोड़ी आवाज बदली, कैसे जाओगे तुम, खाना खा के जाना, ऐसे मैंने बोल दिया उसको। पूरा एपिसोड डब कर दिया। 2 एपिसोड के बाद वो फिर कैरेक्टर आ गया। अच्छा। अब वो कहने लगे कि यार इसको कर दो। मैंने कहा ये पैरेलल है, दोनों साथ में आ गए। दोनों साथ में आ गए। और बड़ा एक्शन था उसके अंदर। कहना यार 2 एपिसोड है, कर दो। मैंने कर दिया। नीति उसके बाद वो हर एपिसोड में पैरेलल हो गए। मतलब इधर देवानंद और इधर वो छोटा वाला कैरेक्टर। मैं क्या करता था कि पहला एक कैरेक्टर डब किया, फिर दूसरा डब किया, बाद में किया जाता था। बट इट केम आउट वेरी वेल। अच्छा। आवाज बिल्कुल बदली हुई थी और इधर इससे कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ। और होते होते मैं बम्बई गया तो सन 2000 में नेशनल ज्योग्राफिक चैनल की शुरुआत हुई थी जी। स्टार के स्टूडियो में, व्हाइट हाउस में, अंधेरी कोटला रोड पर है जी। तो मुझे बुलाया गया वहाँ और आई वर्कड एज डबिंग डायरेक्टर। अच्छा। और मैंने सैकड़ों एपिसोड डब किए नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के। अच्छा, पहले आप डबिंग डायरेक्टर होते थे, बाद में आपने आर्टिस्टिक वाला? नहीं, ये सब काम करने के बाद गया मैं। अच्छा। ये जो डबिंग कर ली थी तो डबिंग डायरेक्टर बन गया मैं। अच्छा। वहाँ जाके मैंने सैकड़ों एपिसोड डब किए। उसके बाद जब मैं वापस आया, कुछ फैमिली रीजन से मुझे वापस आना पड़ा। तो वापस आने के बाद मुझे UTV हुआ करता था, UTV के अंदर डबिंग हुआ करती थी नेशनल ज्योग्राफिक चैनल की। वहाँ बुलाया गया तो शुरुआत हो गई। और एक समय ऐसा आया कि जो बड़े टिपिकल रोल होते थे उन रोल्स को करने के लिए मुझे बुलाया जाता था। टिपिकल रोल से मतलब इसमें बड़े फाइनर नुआंसेस हुआ करते थे परफॉर्मेंस के, बारीकियां जिसमें होती थी। आज भी यही कहते हैं साहब आपके लिए ये कैरेक्टर ही, आप इसको करेंगे। हाँ। तो इस तरह ये गाड़ी चल पड़ी और ये करने लगे हम काम डबिंग का। अच्छा सर, आपने बहुत सारे टीवी चैनल और रेडियो चैनल जैसे कि जी टीवी और रेडियो FM, धमाल FM, उनको भी स्टैब्लिश होने में उनके शुरुआती दौर में भी हेल्प की है, तो वो कैसा था? मुझे एक दिन कॉल आई, एक मेरे काफ़ी मैं इज्जत करता था उनकी, वो थे पॉलिटिकल आदमी थे, वो मेरे से बोले क्या कर रहा हो। तो मैं शांति निकेतन कैलकाटा में एक फिल्म शूट करके आया था, भोर। तो उन्होंने कहा कि आप आइए SL हाउस आ जाइए, SL हाउस ये लॉरेंस रोड पे। मैं पहुंच गया। अब मुझे नहीं मालूम था कि मुझे SL हाउस किस लिए बुलाया गया। बुला के वो मुझे लक्ष्मी गोयल जो हैं SL हाउस में, सुभाष जी के छोटे भाई, उनके सामने बिठा दिया गया कि ही इज़ द मैन, इसको आप। अब वो मेरे से बोले कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है। सिटी चैनल उनका शुरू हुआ था एंड दे वर नॉट सेटिस्फाइड जो लोग काम कर रहे थे उनसे। रेडियो सिटी, टीवी, अच्छा टीवी चैनल, और टीवी चैनल जी नेटवर्क के पार्ट थे ना सिटी चैनल। तो कहने लगे ये इसकी प्रोग्रामिंग को रीलॉन्च करना है आपने। मैंने कहा कहाँ फंस गया मैंने सोचा मैंने क्या करूं। मैंने कहा इनको ऐसी शर्तें बोल दो कि ये आपको भगा दें यहाँ से।
मैंने एक अमाउंट बोल दिया, अनाप शनाप इतने पैसे लूंगा। दे सेड ओके फाइन, मान गए वो। उसके बाद मैंने कहा आई एम नॉट गोइंग टू रिपोर्ट एनीबडी, आई विल रिपोर्ट यू और माई CEO। जो CEO होंगे मिस्टर हरीश अग्रवाल CEO थे, वो इस पर भी मान गए। और मेरे पास रास्ता नहीं था, मैं क्या करूं। और मैं वहां पहुंच गया, और जब मैंने ज्वाइन किया 1 अप्रैल को फोन आया मेरे पास मिस्टर हरीश अग्रवाल का। बोले कि नीरज जी कब ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने कहा जी आप बताइए। कहने लगे 3 अप्रैल को आ जाइए। अच्छा। तो 3 अप्रैल को मैंने ज्वाइन कर लिया 95। तो वहां पहुंचने के बाद अब नौकरी तो हमने की नहीं। वहां पहुंचूं, बैठूं, मैं CEO के कमरे में बैठा रहूं, वो कहे जरा नीचे जाके देखिए क्या हो रहा है। मैं नीचे जाऊं, मैं जाऊं तो सब खड़े हो जाए। मैं कहा नहीं, बैठिए 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 बैठिए। सबको बिठाया मैंने, लंच किया। लंच करने के बाद मुझे आया नींद। आदत है खाना खाने के बाद नींद आती है। और नींद आई, एक दिन नींद आई मुझे, आँख खोली तो सामने लक्ष्मी जी खड़े थे, मिस्टर लक्ष्मी गोयल। वो बोले नीरज आप यहाँ बैठते हैं। मैंने हाँ जी। आपको बैठने के लिए रूम नहीं मिला। मैं नहीं जी। उन्होंने DGM को बुलाया, ऑपरेशंस को। रूम क्यों नहीं दिया गया इनको। आधे घंटे में इनको रूम दिया जाए एंड लेट मी नो। क्या कि चले गए वो। हड़कंप मच गया वहां। और उसके बाद विद इन हाफ एन आवर मुझे बड़ा सा रूम मिल गया। मैं उसमें बैठ गया, और मैं बैठ के सोचूं मैं करूं क्या। लेकिन धीरे 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 उसको रिवैम्प किया, एंड दिस इज हाउ आई एंटर्ड दैट नेटवर्क। टीवी इंडस्ट्री में उसी प्रकार में रेडियो में गया, वो जो धमाल 24 की बात कर रहे हैं, वहां पहुंचा। फिर और बहुत सारे चैनल्स पे गया। लेकिन नौकरी करने के बाद मुझे कुछ बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं था। तो मैं तो उड़ जहाज को पंछी पूरी जहाज पे आवे वाली बात थी। फिर निकल के बाहर आ गया। फ्रीलांस अच्छा लग जाता है, फिर वो जॉब में नहीं टिकना चाहता है, बंध जाते हैं आप। क्रिएटिविटी के दायरे से आप बाहर निकल जाते हैं, एक बंधी बंधाई लीग पर चलना पड़ता है। तो रेडियो इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री में कितना फर्क पाते हैं अभी? जमीन आसमान का। लेकिन समझने वालों के लिए फर्क नहीं है, इन द सेंस कि अगर आप एक फिल्म देख रहे हैं और उसकी आवाज बंद कर दी जाए, कितनी देर देखेंगे फिल्म को आप। और इसी तरह आप उसकी पिक्चर ऑफ कर दी जाए, यू कैन कीप ऑन लिसनिंग बट अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। उसके बाद आप कहेंगे नहीं यार ये क्या है, चलाओ ये। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। रेडियो मतलब ऑडियो, और फिल्म टेलीविजन और फिल्म, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बगैर गुजारा हो ही नहीं सकता। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, जिस व्यक्ति ने या जिस आर्टिस्ट ने रेडियो किया है, रेडियो को जाना है, इस इंडस्ट्री में बिल्कुल मार नहीं खा सकता। सही बात है। अच्छा, एक मेजर शिफ्ट आ रहा है, अगर दर्शकों की चॉइस की बात करें या फिर हम डिजिटल माध्यम की बात करें, तो उसको किस तरह से लेते हैं इस शिफ्ट को, जो हमारा एक कन्वेंशनल मीडियम रहा है टीवी और रेडियो, और अब जिस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चीज़ें आ रही हैं और लोगों की पसंद बदल रही है, इसके बीच किस तरह का बैलेंस देखते हैं आप? देखिए, युग परिवर्तन बहुत आवश्यक है। मोनोटोनस चीज़ें नहीं चलती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूनिवर्सल हैं, जो चलेंगी ही। तो ये जो बदलाव आ रहा है, हम जिस तरह से पहले म्यूज़िक रिकॉर्ड किया करते थे और लाइव इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता था उसमें, मुझे याद है 80s में, और उसके बाद जो था धीरे धीरे सिंथेसाइज़र आ गया, ऑर्गन आ गया, और चीज़ें आ गई, ऑक्टोपैड आ गया, और धीरे धीरे लोग उस पर स्विच ओवर कर गए। तो म्यूजिशियंस जो लाइव प्ले करते थे वो बेकार होने लगे। लेकिन टी सीरीज ने इसने काफ़ी बड़ा योगदान किया, उनको बेकार नहीं रहने दिया। होते 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 म्यूजिक जो है वो सिंथेटिक हो गया। लेकिन आज अगर आप वर्ल्ड मैप पर जाके देखें तो दुनिया एनालॉग सिस्टम पर वापस आ रही है जी। एनालॉग सिस्टम यूज कर रहे हैं वो, क्योंकि एनालॉग सिस्टम में जो डेप्थ मिलती है वो नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि जो क्वाड्राफोनिक और ये स्टीरियो सिस्टम या जो कुछ, या जो 5.1 पे आजकल चल रहा है, सराउंड चल रहा है, ये बेकार है, ऐसा नहीं है। तो युग परिवर्तन के साथ साथ अपने आप को ढालना पड़ता है, लेकिन जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। जी जी, आगे की चीजें एक्सेप्ट करते चले, लेकिन पीछे का छोड़ना नहीं छोड़ना चाहिए जी। यहाँ कहना चाहूंगा बात में कि हमें उन लोगों को नहीं भूलना,
उस विधा को नहीं भूलना जिसकी बुनियाद पर हम खड़े हैं। जी, बिल्कुल सही। बिना जड़ों के फसल नहीं लहला सकते आप। जी। अच्छा, आप जो नए जो प्रोफेशनल्स हैं, वॉइस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, एक्टिंग में आ रहे हैं या डायरेक्शन राइटिंग में आ रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आपका इतना एक्सपीरियंस है, कि वो क्या ऐसी चीज़ें करें कि ये इस इंडस्ट्री में लंबा चले? मैंने भी कहा ना कि जड़ों के बिना खेती नहीं लहला सकते। तो जो हमारा इतिहास है, हमारे जो गुणीजन थे, हमारे जो गुरुजन थे, उनके बारे में पढ़ें, जानें और समझें, क्योंकि आज के आने वाले लोग, मेरे जैसे लोग भी उसी बुनियाद पर खड़े हैं जो उन लोगों की दी हुई है। तो उसको जानना समझना बहुत आवश्यक है। और आज के लोगों की एक बड़ी भारी कमी है, वो आधुनिक बनने के चक्कर में पढ़ते नहीं है। पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ना बिल्कुल इस तरह से जरूरी है जैसे वेइंग मशीन पे आप खड़े होते हैं ना, प्लेटफॉर्म पे, उसमें सिक्का डालते हैं तब टिकट बाहर आता है। जी। तो पढ़िए, और पढ़ने के बाद इसको ग़िज़ा दीजिए, खाना दीजिए, तभी तो विचार बाहर निकलेंगे। जब कुछ अंदर जाएगा तभी तो बाहर तभी तो आएगा। बाहर आएगा। सही बात है। तो वॉइस ओवर आप बहुत अच्छा और नेचुरल करते हैं, तो जो वॉइस ओवर करना चाहते हैं उनके लिए क्या टिप देंगे कि आप कैसे एक कैरेक्टर से दूसरे में शिफ्ट हो जाते हैं, या स्क्रिप्ट पढ़ के आपको कैसे आइडिया आता है कि इस कैरेक्टर की ये आवाज होनी चाहिए? नीति, ये ना करत की विद्या है। आप करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो एक दिन आपको खुद समझ में आने लगेगा। और ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट की, लोगों को और कैरेक्टर्स को देखना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, उन्हें अपने अंदर जज्ब करना चाहिए, ताकि जब आपके सामने कोई ऐसा कैरेक्टर आए तो आप उसको पोर्ट्रे कर सकें। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं एक सीरियल कर रहा था, एक्ट कर रहा था, दूरदर्शन का सीरियल था, दादी माँ जागी। अच्छा। तो चिरंजीत का लिखा हुआ था और राजेश्वर नाथ जी उसके डायरेक्टर थे। तो उन्होंने मुझे 2 एपिसोड के लिए बुलाया। उसमें कवि कोमल का रोल था, लंबे लंबे बाल और वो चमकदार कुर्ता और नीचे तंबा पहना हुआ, मूछें उन्होंने मेरी साफ करा दी थी। और उसके बाद वो क्या होता है कि वो लड़की को पढ़ाने के लिए आता है, हिंदी पढ़ाता है, पढ़ाते पढ़ाते लड़की को लेके भाग जाता है वो। अच्छा। ये कैरेक्टर था वो। अब इस कैरेक्टर को जो मुझे दिया गया, रूप दिया गया, गेटअप दिया गया, उसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ चाहिए था ना। तो मैं पुरानी दिल्ली के मकान में अपने बाहर सीढ़ियों पर खड़ा खड़ा ऐसे ही लोगों को आते जाते ऑब्जर्व किया करता था। तो एक लड़का निकल के जाता था जो हमारे घर के पास ही रहता था, और उसकी चाल ऐसे लहराते हुए चलता था वो। अब मैं खड़ा नहीं हो सकता वरना आपको चल के दिखा देता। ऐसे लहराते हुए चलता था वो। तो मेरे दिमाग में था वो ऑब्जर्वेशन। तो मैंने रियल लाइफ कैरेक्टर को मैंने वैसी चाल दे दी। अरे वाह। और बहुत पसंद किया गया। ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। अच्छा, आपने बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं, जैसे कि डिनर डेट और भी बहुत सारी हैं। तो एक तो मैसेज होता है आपकी फिल्मों में, और बहुत पसंद की जा रही हैं, तो उनके बारे में कुछ बताइए, क्या क्या कॉन्सेप्ट रहा है उनका? देखिए, मैंने यश चोपड़ा, स्टॉलवर्ड्स, उनका एक इंटरव्यू मैंने सुना था, और उन्होंने कहा था जब वो राइटर के साथ बैठते थे और स्टोरी सेशन चलते थे तो वो ये कहते थे, मैसेज क्या है, मैसेज क्या है, मैसेज क्या है। सो ये दिमाग में बैठ गई बात मेरे कि जो भी बना उसमें मैसेज होना चाहिए। तो मैंने पहली फिल्म बनाई, शॉर्ट फिल्म पहली बनाई थी, उसका नाम था डिनर डेट, नहीं उसका नाम था मकान नंबर 205। अच्छा। वो एक ट्रांसजेंडर की कहानी थी, उसमें मैसेज था। दूसरी, उसके बाद मैंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था नई इबारत। मतलब आदमी के पास सब कुछ है, अपने नहीं है। तो वो एक बड़ी भारी समस्या थी, और उसमें एक बात भी कही गई थी जो फिल्म आप देखेंगी तो आपको पता लगेगी। और उस फिल्म में चूँकि मैंने खुद ही लिखी थी, रातों को जाग के, और मैं बहुत लिखते हुए बड़ा इमोशनल रहा। मेरी वाइफ एक दिन रात को उठ के आई, बोली क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा फिल्म लिख रहा हूँ। तो मेरी आंखों में आंसू थे। अच्छा, लिखते लिखते? हाँ। तो बोली आप तो पागल हैं। एंड दैट वाज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई गॉट फ्रॉम माई वाइफ। तो ये पागलपन की हद होती है। उसके बाद मैंने फिल्म बनाई जिसका नाम था डिनर डेट। उसमें भी क्या है, हम संबंधों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं बहुत बार। हाँ, और वो रेत की तरह जब हाथ से फिसल जाते हैं तब उन्हें ढूंढते हैं, लेकिन वो कभी नहीं मिलते।
अभी मैंने एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है अलार्म। अच्छा। 50 मिनट की फिल्म है, वो सेंसर के लिए जा रही है अभी वो। उसमें क्या है कि गर्भ संस्कार का नाम सुना है आपने? जी। गर्भ संस्कार, गर्भ संस्कार इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑटिज्म। और उसमें बताया गया है कि ये गर्भ संस्कार क्या है और किन बातों का ध्यान न रखने से बच्चा ऑटिस्टिक हो जाता है। ओह, लेकिन समस्या पे नहीं छोड़ा, ऑटिज्म का इलाज क्या हो सकता है वो भी बताया है। अच्छा, इसका इलाज भी है? इलाज है इसका, होम्योपैथी में इलाज है इसका। और मैंने उसमें बच्चा एक पेश किया है जो ठीक हुआ है। ओह, और ऐसे न जाने कितने बच्चे हैं जो मैंने देखा उनको और वो ठीक हुए हैं उस होम्योपैथिक मेडिसिन से। तो इसमें भी ये बड़ा भारी मैसेज है। उसमें मैंने एक बात कही है लास्ट में जो क्रक्स ऑफ द मैटर है। मैंने कहा है कि किसी भी फिल्म के सीन को रिवाइंड करके आप उसका मूड बदल सकते हैं। बदल सकते हैं ना? बिल्कुल जिंदगी को रिवाइंड कर सकते हैं, नहीं। उसका मूड बदल सकते हैं। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते। फिर नहीं आते। सो आपको ध्यान रखना होगा इन बातों का जो इस फिल्म में बताई गई हैं, ताकि आपकी जनरेशन खराब ना हो। ये दुनिया की बहुत बड़ी समस्या है आज, ऑटिज्म। जी। तो अब जो मैं फिल्म बनाने जा रहा हूं उसका नाम है बाजी। अच्छा। और उसके अंदर भी बड़ा भारी मैसेज है इस फिल्म के अंदर भी। तो मैं जो कुछ भी बनाता हूं उसमें कोशिश करता हूं कि मैसेज दिया जाए और मैसेज रहे। अच्छा, आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट रहे, एक्टर रहे, राइटर रहे, डायरेक्टर रहे, कौन सा रोल आपने खुद सबसे ज्यादा एंजॉय किया? देखो, जब मैं माइक्रोफोन के आगे खड़ा होता हूँ रेडियो करने के लिए या बोलने के लिए, वो मेरी लाइफ लाइन है। मैंने जिंदगी में अपने इस पूरे करियर में मैं कहीं भी रहा हूँ, मैंने फिल्म छोड़ दी है, रेडियो नाटक नहीं छोड़ा। जी। रेडियो नाटक जो है मेरी लाइफ लाइन है, मैं इसको कभी नहीं छोड़ सकता, आज भी करता हूँ। सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे उसमें आता है। अब आप पूछें क्यों? क्यों? रेडियो नाटक वो विधा है नीति कि आप नाटक सुनते हुए लाइट बंद कर दीजिए, आंखें बंद करके आप लेट जाइए, बैठ जाइए, सिर्फ सुनिए, दृश्य आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। ये तब तो आप बिल्कुल कामयाब सही हैं। कह रहे, क्योंकि हम लोग अगर अपने बचपन की याद करें तो मम्मी हवा महल लगा देती थी और रात होती थी, लाइट ऑफ होती थी, और वो सुनते सुनते ही रेडियो के प्रति जो लगाव है वो जन्मा। वॉइस ओवर कैसे करते हैं, इससे ये क्या इंडस्ट्री है, कैसे काम होता है, तो वो जो क्यूरोसिटी है वो सुन सुन के, रेडियो सुन सुन के ही आई हम लोगों के अंदर भी। अब मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। यूं तो बहुत सारे इंसिडेंट हुए, मैं कहीं लेक्चर देने के लिए गया या कुछ हुआ तो एक मेरे पहला सीरियल जब खत्म हुआ तो उसके लिए मुझे अवार्ड देने के लिए वहाँ बुलाया गया, मुजफ्फरनगर में। अच्छा। ये जर्नलिज्म की कुछ संस्था थी, जी। उन्होंने मुझे बुलाया और बुला के बहुत तारीफ की क्योंकि बहुत अच्छा सीरियल बना था वो। कौन सा सीरियल था? प्रथम प्रतिश्रुति, प्रथम प्रतिश्रुति। जी जी, 87 में पहला वाला। टेलीकास्ट हुआ था। जी जी। तो उन्होंने मुझे बुलाया और बुला के मंच पे बुला लिया, कहने लगे आप नाम लेके बुलाया। तो मैं जाके वहाँ बोलने लगा। तो जैसे मैं खड़ा हूँ, सामने दूरी पे एक कपल खड़ा हुआ था। उसने हाथ उठा के कहा, नीरज जी मुझे आपसे मिलना है। मैंने कहा अच्छा मैं नीचे आता हूँ। नहीं, मैं आपके पास आऊंगा। मैंने कहा ठीक है। जब वो मैं बोल रहा था वो खत्म हुआ तो वो अपनी वाइफ के साथ आए, मंच पे चढ़ के ऊपर आए, गॉगल्स लगा रखे थे उन्होंने। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इस सीरियल आपने देखा, कैसा लगा आपको? उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। उसने चश्मा उतारा, बोला मैं देख नहीं सकता, मैं तो आपको सुनता हूं। वो मेरा रेडियो नाटक का श्रोता था और मुझे इतनी आत्मग्लानि हुई कि मैंने क्या सवाल कर लिया इस आदमी से। और खड़े होकर उसने मेरे नाटकों के नाम गिनाने शुरू कर दिए। मुझे इतना अच्छा लगा और समझ में आया कि रेडियो में क्यों करता हूं। एक आर्टिस्ट दिलों को छूता है, अगर कहें तो वो सीधे कनेक्ट हो जाता है अपने श्रोताओं से, अपने दर्शकों से। इस प्रकार की कई घटनाएं हुई अच्छा। जो
नेत्रहीन व्यक्ति थे, वो मेरे पास आए, एक महिला आई एक जगह, उन्होंने भी मेरे से यही बात कही। तो ये जो एक संतोष है कि आप अपनी बात कहते हैं और कन्वे हो जाती है और लोगों के दिलों में बैठ जाती है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि रेडियो कभी नहीं मर सकता। जो जी। कहते हैं कि रेडियो खत्म हो गया, अनजान है, वो अनभिज्ञ है। मैं एक रेडियो सीरियल की रिकॉर्डिंग कर रहा था, उसका नाम था बाण भट्ट का कादम्बरी था वो, अच्छा। और मैं चारू दत्त का रोल कर रहा था, उसमें मेन कैरेक्टर। जी। और मेरे साथ वो थी, इसमें सुचित्रा जी थी, सुचित्रा गुप्ता जी जी। और जयश्री अरोड़ा। अच्छा। तो ये सीन शायद सुचित्रा जी के साथ था जो हम कर रहे थे। तो वो स्टूडियो बेसमेंट में था, जैसे ये स्टूडियो है, और रिकॉर्डिंग के बीच में 8-10 लोग आए कि रिकॉर्डिंग देखनी है, और वो जाके अंदर बैठ गए। और वो ऐसे था कि ये सामने कंट्रोल रूम नजर आ रहा है और वो इस तरफ बैठे हुए थे, ना वो हमें देख सकते थे ना हम उन्हें देख सकते थे। रिकॉर्डिंग चालू हो गई एंड इट वाज एक्सट्रीमली रोमांटिक सीक्वेंस, बाण भट्ट का था वो। और आप वो नाटक आप सुने तो आप रोंगटे खड़े हो जाए आदमी के। तो एक की गर्दन बाहर आई, दूसरा उसके ऊपर, दूसरा तीसरा चौथा करके वो सबके सब झांक रहे कि अंदर क्या हो रहा स्टूडियो में। क्यूरियोसिटी नहीं रुक पाई। क्यूरियोसिटी। फिर उन्होंने देखा कि एक बेचारा इधर खड़ा है, एक बेचारी इधर खड़ी। जी। अच्छा, कोई डायलॉग किसी भी नाटक का अगर आपको याद हो तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को एक बार बोलकर सुनाएं। देखिए, यूं तो बहुत सारे डायलॉग्स हैं, लेकिन एक मैं डायलॉग नहीं भूलता कभी भी। शरद चंद्र का उपन्यास है काशीनाथ, उसमें मुझे काशीनाथ का रोल मिला, और काशीनाथ का रोल जो है वो उसका क्लाइमैक्स सीक्वेंस है। वीना जी मेरे साथ थी, वीना होरा जी। और उन्होंने, मैं 2 सुनाऊंगा, एक ही सुनाऊंगा, एक और सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उस पर कुछ लोगों ने हमला किया होता है और वो आके पड़ा होता है बेड पे, और वो आके उसके पास बैठ जाती है। उस हमले के लिए जिम्मेदार वही होती है, उसकी अच्छा। वाइफ। अच्छा। और वो रो रही है और वो सिर पे उसके हाथ फेर रही है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है, और हाथ पकड़ के, अब उपन्यास में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है, लेकिन शरद जी डायरेक्टर थे, शरद जी ने कहा आपको मैं कमला बोलना है, कमला, कमला, ये कमला, ये बोलना। अब मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, लेकिन मैंने बोला कमला, कमला, ए कमला, बिल्कुल बांग्ला पैटर्न पे बोला ये। और वो इतना अच्छा लगा सुनने में बाद में कि फील आया कि मुझे ये क्या आज भी कर दिया याद है। कमला। एक और सीन है, मुझे मैं कॉलेज की फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, तो मुझे एक प्ले के लिए बुलाया गया। मृदुला गर्ग का लिखा नाटक था, एक और अजनबी। उसमें 2 सीक्वेंस थे और वो सीक्वेंस ड्रीम बॉय के थे। कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो ड्रीम बॉय था, यानी वो उस लड़की के सपनों में आया करता था कैरेक्टर, क्योंकि वो अपने हस्बैंड्स की किन्हीं हरकतों की वजह से उससे नाखुश थी, उसको यूज करता था अपने तरक्की के लिए। तो वो उसके ड्रीम में आया करता था वो लड़का। वो रोल मुझे दे दिया गया। अब रिहर्सल में मुझे बहुत डांट पड़ती थी, क्या कर रहे हो तुम ये। एक दिन मुझे बुला के बोला, अरे कोई इश्क विश्क किया नहीं किया। अब मैं चुप गया, यार 8-10 इश्क करने के बाद तुम्हें इस लाइन में आना चाहिए था। अब मैं चुप खड़ा हुआ। अच्छा, मेरे पास बाद में आना, मैं तुम्हें समझाऊंगा क्या है। उन्होंने उस सीन को पोस्टमार्टम करके मुझे समझाया, और मैं घर आया ये पुरानी दिल्ली के मकान में, और पूरी रात में उसको पढ़ता रहा। अगले दिन रिकॉर्डिंग थी, वहां पहुंच गया मैं, और मेरी टांगे कांप पड़ी। माइक्रोफोन पर सामने वीना जी थी, वीना हो रहा। 1 2 3 सीन रिकॉर्ड हुए, उसके बाद वो सीक्वेंस आया तो हमें खड़ा कर दिया गया। तो वीना जी सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग। उन्होंने मेरे से कहा, नीरज कम ऑन, आ जाओ। अब हमने करना शुरू किया उस सीन को। पसीने चू रहे, यहाँ हथेली पे पसीने, पसीने चूते चूते बुरा हाल हो गया। वो सीन रिकॉर्ड हो गया तो शरद जी उधर से आए, आके उन्होंने चिपटा लिया मुझे। वीना जी बोली, नीरज वेल डन, क्या बात है। अच्छा, एक और सीन था जो 2 सीन के बाद था। अब मुझे ये हुआ कि वो सीन भी होना है, क्या करूँगा मैं। तो वीना जी हेल्प मी, बोली शरद जी वो दूसरा जो सीन है ना, वो भी अभी रिकॉर्ड कर लीजिए, नीरज गियर में है इस वक्त। तो वो सीन भी उस वक्त रिकॉर्ड हो गया।
और दोनों सीन जब रिकॉर्ड हो गए तो वीना जी आई मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, और वो उन्होंने लिया। एंड बाद में उसको आकाशवाणी का नेशनल अवार्ड मिला उस प्ले को। कैसे बोला था, कोई एक डायलॉग याद हो तो? नहीं, वो वीना जी को बुलाना पड़ेगा। कभी उनको भी बुलाते हैं फिर। अच्छा, मुझे इससे याद आया कि मैं जब कभी भी सुचित्रा जी के साथ मैंने बहुत बहुत रोमांटिक रोल किए हैं, तो जब कभी कभी स्टेज पे जैसे मैं बोल रहा हूँ और सुचित्रा जी भी मौजूद हैं, कोई अवार्ड फंक्शन है, कुछ है, तो मैंने कहा जी अब मैं बुलाता हूँ उनको जिनके साथ मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा माइक्रोफोन रोमांस किया है। सुचित्रा गुप्ता जी। तो बड़ा मजा रहता है, और शी ऑल्सो टेक्स इन राइट स्पिरिट, और वाकई बहुत रोमांटिक रोल किया हम लोगों ने। नीरज जी ने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज की हैं, और उनकी आवाज़ आप अक्सर सुनते आए हैं नेशनल ज्योग्राफिक चैनल। मेन व्यू करते थे आप? मेन व्यू भी करता था, कैरेक्टर्स भी करता था जी। तो कुछ बोल के बताइए, कैसे बोलते हैं? मेन व्यू भी बताइए, कोई कैरेक्टर भी बताइए। यूँ तो बहुत सारा किया है, लेकिन एक सीरीज मुझे अक्सर याद आती है, टिटिपो। टिटिपो उसमें मैंने एनिमेशन की सीरीज है, और उसमें बहुत सारे रेलगाड़ियाँ होती हैं जो बात करती हैं, बोलती हैं, बच्चों की हैं, और वो एक उनका जो गार्ड है या स्टेशन मास्टर है, मिस्टर हर्ब, उसका रोल मैंने किया। तो उसका बोलने का पैटर्न कुछ डिफरेंट रखा था मैंने। तो वो जगह टिटिपो जाओ जाके नहा के आओ, इतने गंदा कर लिया तुमने अपने आप को, टिटिपो धीरे चला करो, ऐसे बोला। ये सीरीज बन गई, रिकॉर्ड हो गई, होने लगी। एक दिन मेरी ग्रैंड डॉटर मेरे पास आई, बोली दादू ये आपने किया है? मैंने कहा हाँ। बोल के बताओ। मैंने बोल के बताया। तो हमारी सोसाइटी में फेयर लगते हैं, तो फेयर लगा हुआ था, तो मैं भी था। तो इतनी देर में वो अपने कुछ फ्रेंड्स को और उनकी मदर को 10-15 लोग इकट्ठे होकर आ गए, बोले ये है मेरे दादू। और वो बोली अरे वो आपने किया है टिटिपो वाला? हाँ। बोल के बताइए, बोल के बताइए। हाँ वो बच्चे भी थे वहां पर, तो मुझे बोलना पड़ा। मैंने देखो धीरे चला करो भाई टिटिपो, ऐसे मैंने बोला और ताली बजानी शुरू कर दी। बड़ा मजा आता है जब लोग लाइव सुनते हैं और उनको मजा आता है। हाँ, तो अभी भी उसकी सीरीज है यूट्यूब पर, बहुत सारी और भी हैं, तो वो लोग सुनते हैं, तो कई बार कहते सुनाओ, तो सुनानी पड़ती है। और नैरेटर वॉइस कैसे करते हैं जब कोई जंगल में शेर है या शेरनी है या कुछ इस तरह की कोई सीरीज हम देखते हैं नेशनल ज्योग्राफिक में? देखिए, नरेशन करना दो तरह से होता है जो करते हैं। एक तो स्ट्रेट सिंपल नरेशन है कि ये जो जंगल का शेर है वो अपना घर बनाकर यहाँ पर रहता है, और उसने अपनी कम्युनिटी क्रिएट करी हुई है। ये अपने चारों तरफ एक दायरा बना लेते हैं, और जिससे बाहर नहीं निकलते, ना किसी को आने भी नहीं देते। ये तो है स्ट्रेट सिंपल नरेशन। एक जो होता है, कई बार मुझे इस तरह के भी मिले हैं जिनमें ड्रामा होता है। अक्सर दे प्रेफर के ड्रामे वाला मेरे से कराया जाए। देखिए कितनी सारी भीड़ चली आ रही है, और ये झंडा लिए चले आ रहे हैं, और इसके पीछे ये जो हैं इनके हाथ में खाने का बहुत सारा सामान है, आइए देखते हैं क्या कर रहे हैं ये लोग। तो इस तरीके का दोनों तरह से मैंने नरेशन किया है, जिसमें ड्रामा भी है। बहुत सारे मैंने वो किए हैं। एक मैंने इसकी सीरीज डब की थी, उसमें बड़ी अजीब सी आवाज़ निकाली थी, तो जिनके लिए डिज्नी की थी वो, जिनके लिए मैंने किया वो लोग सब मुझे जानते थे। तो उसमें मैंने क्या वो आवाज़ कुछ ऐसी निकाली थी मैंने उसके अंदर कि तुम क्या कहना चाहते हो मैं जानता हूँ, चले जाओ, ऐसे करके। कोई नहीं पहचान पाया, लेकिन जिनके लिए किया था उन्होंने लिख के भेजा। पता क्या लिख के भेजा? पास नहीं आए। कौन सा कैरेक्टर था वो? किस सीरीज? कोई नेगेटिव कैरेक्टर था वो, लेकिन एनिमेटेड कैरेक्टर था, विलेनिश कैरेक्टर था, लेकिन नेगेटिव था वो सब। मजा आता है ये अलग अलग आवाजें बनाना, और हर दिन कुछ और बन जाना। तो एक सच में ये पैशन इसीलिए होता ही है कि आप बहुत अलग जिंदगी जीते हो। और एनिमेशन में और कार्टून में बड़ा मजा आता करने में। हाँ। कई बार
अब जैसे क्या हुआ कि एक बोल वाले क्लासेस भी लेते थे, तो मैं उसमें क्लासेस मैं भी लिया करता था। तो उन्होंने कुछ नेट की सीरीज की थी, अच्छा। और उस सीरीज के अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जो मतलब होता है ना, जब हम कुछ रोमांटिक सीन करते हैं, कुछ करते हैं, तो आ का बड़ा महत्व होता है उसके अंदर रिकॉर्डिंग करने में। तो मैंने उन सबको कहा इसको देखिए आप, तो आधे तो यूं करके बैठ गया। मैंने कहा यूं करने के लिए नहीं कहा है, यू सी, यू वॉच एंड ऑब्जर्व कि किया कैसे गया है। कल को आपको करने के लिए कहा जाएगा तो आप ऐसे करके तो ऑब्जर्व नहीं होगा ना। हाँ, एक एक्टर को तो बहुत फ्री होना पड़ेगा, किस कोई भी रोल है तो you have to do it. यू आर परफॉर्मिंग, You're performing, हाँ. आप वो चरित्र नहीं है, हाँ. आप परफॉर्म कर रहे हैं उसको, तभी जस्टिस आप कर पाएंगे Correct. अपने कैरेक्टर के साथ। Correct. तो नीरज जी, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए और इतनी अच्छे अच्छे वाकया आपने हमारे साथ शेयर की, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। और आप सबके लिए, आप वीडियोस देखते हैं, उन्हें लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि पॉडकास्ट विद आरजे नीति को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि जो हमारे आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहे, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ हमारे वीडियोज़ को शेयर करते रहिए। क्या पता कहीं कि दुनिया के किसी और कोने में कोई एक आर्टिस्ट और पनप रहा हो जिसे हमारी ये बातचीत सुनकर कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्ते।